Touched by Tanitare, episode 16, Mafia Story. मियाँ घुटनों में सर दिए रो रही थी। तुम मुझे टीज कर रही हो जब तुम्हें कहा है कि इस बच्चे पर इख्तियार तुम्हारा है, रखना चाहो रखो, नहीं रखना चाहती ना रखो। फिर रोने का मकसद। मियाँ गुस्से से उठी और उसके सामने आ गई। तुमने मुझे प्रेग्नेंट क्यों किया? वो भड़की। एलिफ मुट्ठी लबों पर रखे इसे देखता रहा। बताओ मुझे, तुमने क्यों किया है? मुझे तुम सख्त जहर लग रहे हो। वो घूरने लगी। हो गया? वो अभी पुरसुकून और मुतमईन था। एलिफ, मुझे डैड मार देंगे जान से। वो इसी के गले लग गई। तुम्हारा बाप होता कौन है तुम्हें छूने वाला? हाथ काट दूंगा उसके। वो सर झटक कर उसे खुद से करीब कर गया। तुम्हें मेरे डैड से जलसी होती है ना? मियाँ ने उसे झटके से दूर किया। वाह, शक्ल देखी उस बूढ़े ने अपनी। एलिफ वो जब से उसे देखने लगी। अपनी तबीयत खराब करने की जरूरत नहीं है, लेट जाओ चुपचाप। मुझे मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। मैं एक लम्हा भी तुम्हारा बच्चा अपने अंदर नहीं रखूंगी। वो गुस्से से रोने लगी। डॉक्टर्स को बुलाया है मैंने, तुम सब्र कर सकती हो? नहीं, मैं नहीं सब्र करूंगी, तुम मुझे अभी। वो रुक गई। सर, बाहर डॉक्टर आए हैं। इसके एक गार्ड ने इतला दी तो वो सर हिला गया। बैठ जाओ सुकून से, वो तहम्मुल से बोला। मियाँ लेट गई और कुछ देर में डॉक्टर ने इसका अच्छे से मुआयना किया। सॉरी एलिफ, अभी ये नहीं किया जा सकता। वो बोले तो एलिफ ने लब भींच लिए और मियाँ ने उसकी सिम देखा। डॉक्टर उसे लेकर बाहर आ गया। शी इज़ टू यंग, हम अभी ये नहीं कर सकते, थोड़ा हेल्प पकड़ लें, वो फिर कर लेंगे, यानी 3 महीने बाद। इसने तफसीली बताया। एलिफ ने इसका शुक्रिया अदा किया और डॉक्टर वहाँ से चला गया। मियाँ ने अपने कानों से ये सब सुना था। इसने गुस्से से एलिफ को देखा। मैं नहीं मानती ये बात, तुम जानबूझकर कर रहे हो ये सब। तुम चाहते हो मुझे टॉर्चर करो मजीद, और तुम्हारा डॉक्टर है, तुम्हारी जुबान बोल रहा है। चुप हो जाओ। वो ज़रा भड़क गया। पहले ही दिमाग एक तरफ मुसलसल सोच रहा था और ये लड़की अलग सर खा रही थी। मियाँ लब पीछे से देखती रही। 3 महीने रुक जाओ, थोड़ा खुद को स्ट्रॉन्ग करो, हम इस बच्चे को खत्म करवा देंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखो, वो बोला। मियाँ ने इसका हाथ झटका और बेड पर बैठ गई। इसे रोना आ रहा था मुसलसल, जबकि एलिफ ने गहरा सांस भरा और लैपटॉप खोलकर बैठ गया। मियाँ कुछ देर से घूरती रही और फिर सो गई। दिन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। एलिफ की साइड से खामोशी की तवक्का नहीं थी। ये सब ना समझ आने वाला था, जबकि सब घर वाले एलिफ से वजन होकर मियोन को कसूरवार ठहरा रहे थे। एलिफ की साइड से एक लंबी खामोशी थी। 1 डेढ़ हफ्ता गुजर गया है, लेकिन कुछ नहीं किया उसने। जैस्पर ने जैक्सन की सिम देखते कहा तो वो सर हिलाने लगा। वो हमारी सोच से ज़्यादा शातिर है। जैक्सन ने पहली बार किसी के मुतालिक ये बात की थी। तुम एक काम करो, इसकी माँ को टॉर्चर करो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। बाकी घर के लोगों से इसे क्या परवाह, अपनी माँ से तो होगी। जैस्पर ने कहा तो जैक्सन ने गहरा सांस भरा। सिर्फ मियाँ सही सलामत मिल जाए मुझे, वो बेचैनी से बोला। कितना वक्त गुजर गया था, उसकी बेटी उसके पास ही नहीं थी, उसने देखा ही नहीं था इसे। एले की हर वक्त की तबीयत खराब थी। वो अपनी फैमिली के लिए बेहद मुतफक्किर था, और इसे आज समझ आई थी कि जैक क्यों चाहता था कि इनके यहाँ सिर्फ एक बेटा हो, और उसके बाद उन्हें किसी औलाद की ज़रूरत नहीं। बेटी होना किसी माफिया को कमज़ोर कर देता था, जैसे आज वो लोग हो गए हैं। और ये सबूत था इस बात का कि मियाँ की वजह से वो कितने कमज़ोर हो गए थे कि अगले माफिया किंग मुंतखब करने का वक्त करीब आ चुका था, लेकिन अब तक उनके पास से कोई खबर नहीं निकली थी। हर दूसरा छोटा बड़ा माफिया सवाल कर रहा था। जैस्पर उठकर बाहर निकला और तहखाने की जानिब बढ़ गया। इसे मौका मिल गया था अपनी दरिंदगी दिखाने का, और उसकी आंखों में अलग ही चमक उठ गई थी। वो दरवाज़ा खोलने पर मियोन को देखने लगा। मियोन समेत सब ने उसकी सिम देखा। उन्हें 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी खुराक बहुत कम मिली थी, शायद इन्हें कमज़ोर करने के लिए। इसने मियोन की गर्दन जकड़ी और एक हाथ से घसीट कर इसे बाहर निकाल लिया। बेला भी ये मंजर देख चुकी थी। वह एकदम खिड़की के नज़दीक आई। आंटी, वो शीशा बजाती चिल्लाने लगी, जबकि जैस्पर ने मुस्कुराते हुए उन्हें पीछे लॉन में धक्का दिया। वह एलिफ की माँ थी। इसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। जैस्पर को यह बात बहुत जोर से चुभी थी। घर की एक खिड़की से ये मंजर जैक्सन भी देख रहा था। हाथ में गिलास था वाइन का, और आहिस्ता आहिस्ता पीते हुए ये मंजर देख रहा था। जैस्पर म्योन की गर्दन को बेरहमी से दबा रहा था, जबकि ये वीडियो एलिस तक पहुंच गई थी, और ये सब इसी मकसद के लिए किया गया था। दूसरी तरफ इसके अंदर हलचल मच उठी। इसके पहलू में लेटी मियाँ बेखबर थी। वो बेतासुर निगाहों से ये नज़ारा देख रहा था कि उसकी माँ की गर्दन को किस तरह जैस्पर ने दबोचा था। कुछ ऐसा ही नज़ारा उसने अपने बाप की मौत का देखा था। उसकी आंखों में बेहद सरमहरी उतर गई। इसने मियाँ का हाथ एकदम खींचा। वो बदहवास सी हो गई और इसे एक बाजू से उठाकर उसने खिड़की से बाहर लटका दिया। ये सब काफ़ी खतरनाक था। मियाँ की चीखें निकल गईं क्योंकि वो नींद में थी, और ये जिंदगी मौत का खेल था जो उसके साथ वो खेल रहा था। इस वक्त वो एलिफ लग ही नहीं रहा था, जो मियाँ का हर नखरा सह लेता था। हालांकि वो जानता था वो इससे हसास है, लेकिन वो दुश्मन के आगे झुकने को कभी तसव्वुर नहीं कर सकता।
وہ بے حد پرسکون تھا، اسے جیسے کسی بات کا ڈر نہ ہو۔ اس نے ویڈیو بنائی اور جیکسن کے پاس بھیج دی۔ میا کو اوپر کھینچ کر اس نے اس کے بری طرح روتے وجود کو خود میں بھینچ لیا۔ وہ اس قدر ڈر گئی تھی کہ ایلف سے لپٹی وہ خوفزدہ بچے کی طرح رو دی۔ وہ سمجھ سکتا تھا اس کی طبیعت ایسی تھی اور پھر یہ شوق، وہ اسے تادیر خود میں بھینچے کھڑا رہا۔ جیسپر! جیکسن کی دھاڑ پر جیسپر کا ہاتھ رکا، جو ابھی میون کو چمڑے کے پٹے سے ادھیڑ دیتا۔ چھوڑ دو اسے ڈیڈ! جیسپر بھڑک اٹھا۔ میں نے کہا چھوڑ دو اسے۔ جیکسن مجبور تھا، بھڑکا۔ جیسپر اسے چھوڑ کر اندر آ گیا جبکہ میون کو دوبارہ وہیں پہنچا دیا گیا۔ جیسپر کو جیکسن نے ویڈیو دکھائی، بیٹی کی بے بسی اور اپنی بے بسی پر وہ خون کھلا گیا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ جیکسن کا مینشن قلعے کی طرح محفوظ تھا۔ ہر داخلی راستے پر مسلح گارڈ، چھتوں پر سنائپر اور اندر مسلسل نگرانی۔ جیسپر کئی دنوں سے سویا نہیں تھا۔ بیلا کی وجہ سے اس کا ذہن اد بکھرا ہوا تھا اور باپ کی مسلسل ڈانٹ نے اسے مزید بے قابو کر دیا تھا کیونکہ وہ اسے ہی قصوروار کہہ رہا تھا۔ اس بے چینی میں اس نے ایک بڑی غلطی کر دی۔ اس نے غصے میں حویلی کے مرکزی سیکیورٹی سسٹم کا ایک حصہ بند کروا دیا تاکہ اپنے آدمیوں کو بغیر چیکنگ اندر لا سکے۔ کیونکہ اسے اسی وجہ سے ڈرگس کی شدید طلب اٹھ رہی تھی کہ ایلف کا خاندان بھی قابو میں کرنے کے باوجود انہیں فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے ہاتھ اب بھی اس نے باندھے ہوئے تھے۔ اس سے سمجھا یہ صرف چند منٹ کی بات ہے کیونکہ اگر وہ کھلے عام منگواتا تو جیکسن اور بھڑک اٹھتا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ ایلف کے ہیکرز کئی دنوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اسی چوک کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ اس کی جانب سے کچھ رد عمل پا کر وہ ضرور چوک کرے گا، کیونکہ یہ گیم جیکسن نہیں جیسپر کے ہاتھ میں تھا اور جیکسن بیٹی کی وجہ سے بار بار جیسپر پر بھروسہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی سسٹم چند لمحوں کے لیے کمزور ہوا، ایلف کے کان میں ایئر پیس سے ڈیوڈ کی آواز آئی۔ اس نے میاں کی سم مسکرا کر دیکھا۔ وہ چین کی نیند لے رہی تھی، البتہ وہ کئی دنوں سے اس سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ دروازہ کھل گیا ہے۔ ایلف کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری۔ شروع کرو، ایک بھی گولی نہ چلے۔ ادھر جیکسن اپنے آفس میں بیٹھا رپورٹس دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسکرینیں چند سیکنڈ کے لیے بلینک ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ غصے سے اٹھا، مگر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا، ایلف کے لوگ مینشن کے خفیہ راستے سے اندر داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے کسی پر حملہ نہیں کیا سوائے اس کے وہ ان سب لوگوں کو بچا کر وہاں سے نکال لیں۔ اگر وہ شور کرتے تو جیکسن کے آدمی ان سب کو بھون دیتے۔ وہ بس لمحوں میں اس چوک کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ میون نے خود آخری بار مڑ کر مینشن کی طرف دیکھا۔ بیلا! اس نے ایک لمحے توقف لیا۔ اسے ابھی یہیں رہنے دیں میم، ایلف نے کہا ہے، ڈیوڈ نے میون سے کہا اور وہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ قافلہ اندھیرے میں گم ہو گیا۔ 5 منٹ بعد بجلی واپس آئی۔ جیکسن نے پورا گھر چھنوا دیا، سب کچھ تھا لیکن ایلف کا خاندان غائب تھا۔ صرف بیلا اپنی جگہ موجود تھی، حیران، بے خبر۔ جیکسن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ اسی وقت ایک گارڈ کانپتی آواز میں بولا، سر، سیکیورٹی لاگ کے مطابق مین گیٹ کا اوور رائڈر مسٹر جیسپر کے کوڈ سے ہوا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ جیسپر نے چونک کر گارڈ کو دیکھا۔ میں نے صرف چند منٹ کے لیے سسٹم کھلوایا تھا، میں نے کسی کو اندر نہیں آنے دیا۔ جیکسن نے غصے سے میز پر مکہ مارا۔ تمہاری ایک بیوقوفی نے میری پوری فیملی میرے دشمن کے حوالے کر دی۔ میرے مینشن تک وہ پہنچ گئے، میرے خفیہ راز جان لیے۔ جیسپر! وہ بھپر گیا۔ یہ میری غلطی نہیں۔ خاموش! جیکسن نے پہلی بار سب کے سامنے جیسپر کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ جیسپر کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ میں آپ کا غلام نہیں ہوں۔ جب تک میرا نام استعمال کرتے ہو میرے حکم کے تابع رہو گے۔ جیسپر نے کرسی کو لات ماری۔ اگر آپ نے مجھے ہمیشہ ناکامی سمجھنا ہے تو پھر اکیلے ہی لڑ لیں ایلف سے۔ وہ دروازہ زور سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ جیکسن نے مٹھیاں بھینچ لی۔ شاید اب وقت وہاں پہنچ گیا تھا کہ انہیں ایلف سے بیٹھ کر بات کرنی ہی پڑتی، یعنی وہ ہار تسلیم کر لیتے۔ جیک شاید اس کے ٹکڑے کر دیتا اس ہار کو تسلیم کر لینے پر، لیکن میاں کو اس حالت میں دیکھ کر جیکسن کی رات کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ ادھر شہر کے دوسرے کنارے ایک زیر زمین محفوظ پناہ گاہ میں ایلف اپنے خاندان کے سامنے کھڑا تھا۔ میاں نے ان سب کی سم دیکھا۔ وہ نفرت سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا ایک بار پھر ایلف نے اس کے ڈیڈ کو شکست دے دی تھی۔ وہ سب پرسکون تو ہوئے اور اس کی طاقت کو بھی سمجھ گئے، تبھی ایزل دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ تھینک یو ایلف، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، تم نے ہمیں بچا لیا، مجھے پورا یقین تھا تم ہمیں نکال لو گے۔ وہ اس کے سینے سے لگی بول رہی تھی جبکہ ایلف کسی مضبوط چٹان کی طرح ویسے ہی اکڑا کھڑا تھا۔ وہ ٹیلر کو دیکھ رہا تھا جو میاں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایزل کو ہاتھ سے سائڈ پر کیا اور اس کے نزدیک آ گیا۔ ڈینل سے تو مجھے ایسی ہی توقع ہے، لیکن تم؟ اس کی آنکھوں میں صد بہہ رہی تھی۔ اس نے بنا مزید بات کیے ٹیلر کے منہ پر مکہ کھینچ کر مارا۔ تم بھی اتنے بزدل ہو، مجھے علم نہیں تھا۔ وہ دانت پیستا بولا۔ ایک دم ٹیلر کی ماں اپنے بیٹے کی سمت دوڑی۔ تمہاری وجہ سے ہم لوگ مصیبت میں پھنسے ہیں ایلف، بھولو مت۔ وہ بیٹے کو پکڑتی غصے سے بولی۔ ایلف سر جھٹک گیا۔ تو جاؤ پھر یہاں سے، آج ابھی جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اس نے شانے اچکائے۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا بزدلوں کی فوج کو بٹھا کر کھلا رہا ہوں میں، وہ بولا تو ٹیلر کی آنکھوں میں غصہ نفرت سا بڑھ گیا۔ میون نے بیٹے کی طرف دیکھا۔ تم نے بغیر خون بہائے سب کو نکال لیا، وہ فخر سے بولی، کیونکہ اتنے وقت میں سب نے اس کو بہت تانے مارے تھے۔
एलिफ ने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया, जंग हमेशा गोलियों से नहीं जीती जाती मॉम, कभी कभी दुश्मन की एक गलती पूरी सल्तनत गिरा देती है। या यूं समझें, दिमाग अगर माफिया किंग के पास नहीं है तो ऐसे हिजड़े बनेंगे माफिया। उन उन दोनों पर पहली बार तेज निगाह रखता बोला, फिर सर चटक गया और खुद को कूल डाउन किया। इसने मुस्कुराकर माँ को खुद से लगा लिया। आप ठीक हैं? वो सर हिला गई। लेकिन बेला, सवालिया निगाहों से बेटे को देखा जिसने आंखों से ही तसल्ली दी। अब वो हमें ढूंढते रहेंगे और हम साए बनकर इनकी हर चाल देखेंगे। मियाँ ने गुस्से से एलिफ को देखा और वहां से चली गई। ये ड्रामा बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि शायद सब थक गए थे और वो बहुत थक गई थी। एलिफ अंडरग्राउंड हो चुका था। जैक्सन के आदमी चारों सिमत एलिफ को तलाश रहे थे। कौन सा शहर या मुल्क नहीं था जहाँ एलिफ को तलाशा नहीं जा रहा था। जबकि दूसरी सिमत मियाँ काफी खामोश रहने लगी थी। कब तक चलना है ये ड्रामा? इसने एलिफ को अंदर आते देखा तो बरहमी से बोली, कोई ड्रामा नहीं चल रहा। तुम्हारा बाप जब घुटने टेक देगा ड्रामा खत्म हो जाएगा। कोट उतार कर सोफे पर उसने रखा। वह ऐसा कर भी कभी भी नहीं करेंगे। हम रोबो फैमिली हैं और तुम्हारे जैसे लोगों के आगे सर झुका दें कभी नहीं। वो अज़्म से बोली। एलिफ पहली बार खुलकर हंसा। कह सकती हो तुम। वो फैमिली जो लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। वो फैमिली जो अपने जंगलीपन में बच्चों को यतीम और औरतों को बेवा कर देते हैं। बेवा मतलब इंग्लिश में अगर बात की जाए तो ऑफ कोर्स वो विडो ही कहा जाएगा, तो मैंने इसलिए उर्दू में मेंशन कर दिया इसे। वो फैमिली एक अरसे से जल्लादों को जन्म दे रही है। तुम उस फैमिली पर फख्र कर सकती हो, लेकिन मेरे सामने नहीं हनी। जितना तुम इतराओगी ना उतना पछताओगी। तो अपनी निगाह और बाप का घमंड अपनी जेब में रखो। वो काफी वाज़ेह इससे झड़क चुका था। मियाँ खामोश हुई चंद लम्हे और फिर इसे ये बच्चा याद आ गया। और इस बच्चे को मैं खुद में क्यों रखूं? वो जिस तरह बोली थी, एलिफ ने जैसे कड़वा घूंट खुद में उतारा। मैं कह चुका हूँ कुछ दिन सब्र कर लो। मुझसे नहीं हो रहा सब्र। मियाँ बुलंद आवाज में बोली। एलिफ शर्ट उतार कर बिस्तर में लेटा। चुपचाप सो जाओ, निहायत संजीदगी से बोला। मियाँ को नींद नहीं आ रही थी। एलिफ अलबत्ता कुछ देर में सो चुका था। वो आहिस्ते से बेड से उतरी। वो गहरी नींद में था, तभी उठा नहीं और वो बाहर आ गई। वो खुली फिजा में सांस लेते इसे अपने ही पीछे जैसे कोई महसूस हुआ। वो झटके से मुड़ी। टेलर को देखकर बुरा सा मुंह बना गई। क्यों आए हो यहाँ? वो बोली तो टेलर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी सिम खींच लिया। व्हाट इज दिस बिहेवियर? वो भड़की। तुम एलिफ के साथ कुछ ज्यादा ही सटल हो रही हो। वो बरहमी से बोला। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वो इससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। नहीं, अगर तुम अपने भागने का इरादा मुलतवी कर चुकी हो तो ये याद रखना, जब जो तुमने मुझसे वादे किए हैं इन्हें भूलूंगा नहीं। वो फुंकारा। बहुत अच्छे बुज़दिल इंसान। न तुम खुद के लिए कुछ कर सकते हो और ना। अचानक टेलर ने उसकी गर्दन जकड़ ली। मियाँ का दम सा घुटने लगा। नहीं, छोड़ो मुझे। वो खुद को उससे छुड़ाने की तगदो करने लगी, लेकिन बेसूर। तभी किसी ने टेलर की गर्दन जकड़ ली। वो मुड़ा। भाग रही थी ये। टेलर ने फौरन पैंतरा बदला। तुम्हें इसे छूने की फिर भी इजाजत नहीं है। एलिफ ने इसे खींच कर मुक्का दे मारा। एलिफ? टेलर हैरान था। दुश्मनों के लिए तुम अपनों पर हाथ उठाओगे? चले जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूँ। वो भड़का। जबकि टेलर ने इस वक्त यहाँ से जाने में ही आफियत जाने को चला गया। तुम यहाँ क्या कर रही थी? ये बेसमेंट है। कहाँ किस मुल्क की तुम जानती तक नहीं। फिर तुम्हें भागने का एक दौरा क्यों पड़ गया? वो इससे झिड़क रहा था, जबकि मियाँ दो कदम आगे बढ़ी और उसके सीने से लगकर रो पड़ी। एलिफ ने भी उसके गिर्द बाजू बांध लिए। मियाँ, यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकती। इसने मेरी गर्दन दबाई थी। बच्चों की तरह रो पड़ी। अब कोई कुछ नहीं कहेगा, चलो अंदर। वो इसे अंदर ले आया। मुझे डैड के पास जाने दो एलिफ, प्लीज। मैं इनसे बात करूंगी, वो तुम्हें जो तुम चाहते हो दे देंगे, बस मुझे आज़ाद कर दो। वो मिन्नतें करने लगी। एलिफ ने नफी में सर हिलाया। ये नामुमकिन है। तुम उन चीज़ों पर वक्त ज़ाया ना करो जो कोई कभी नहीं हो सकती। वो कहकर उठ गया। मैं उसकी कुछ देखती रह गई। ये रिपोर्ट्स। टेलर ने वो रिपोर्ट्स देखी और हैरानी से डेविड की सिम देखा। एलिफ, सर को दे दो। वो कहकर चला गया, जबकि टेलर इन रिपोर्ट्स को लेकर अंदर आ गया। जैक्सन की बेटी प्रेग्नेंट है। डेविड दो लफ्जी बोला। टेलर दो लफ्जी बोला था, सबके होश उड़ा गया। क्या? सबका ही रिएक्शन अलग था। इजल हैरानी से खड़ी हो गई। जल्दी से टेलर के हाथ से रिपोर्ट्स खींचकर उसने पढ़ी। वो मियाँ की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स थी। ये इससे बोला ही नहीं गया आगे। मियाँ के पास एलिफ का बच्चा? एजल की माँ बोली। तुम लोग सोच भी सकते हो ये? हाँ, मियाँ के पास एलिफ का बच्चा है। एलिफ का। वो गुस्से से चिल्ला उठी। सब लब भींच गए। ऐसा हो सकता था, हर वक्त साथ रहते थे, ये कोई अनोखी बात नहीं। टेलर की माँ बोली। जबकि एजल का गुस्सा से बुरा हाल था, यहाँ तक कि वो चिल्ला उठी थी, मैं इसे जान से मार दूंगी। वो चीखती हुई चली गई। अच्छा, ऐसा है कि ये शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है? तो आई थिंक ये 16 एपिसोड मैंने अपलोड किए है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट 20 या 22 तक मेरी कहानी के अकॉर्डिंग ये इतनी है।
ٹھیک ہے، تو یہ اسٹوری جلدی وائنڈ اپ ہوگی. اوکے.